गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इशूज के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है जो है वो है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ मिल्क, क्रीम्स, कूलिंग एंड चीलिंग ऑफ मिल्क। जो है मतलब इसका अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि दूध क्रीम को निष्क्रिय करना, दूध को ठंडा करना। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि कभी कभी क्या होता है जो है कि दूधों को उदासीनकरण जो है करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दूध को जितना ही आप गर्म करते हैं जो है तो उसे कम से कम उससे ज़्यादा उसे ठंडा भी करना होता है। क्योंकि अगर आप उसे ठंडा नहीं करते हैं तो ये आप मान लीजिए जो है कि दूध जो है आपका जो है सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इस वजह से दूध को अच्छे तरीके से जो है उसे उबाल कर उससे अच्छे तरीके से उसे ठंडा कर कर चीलिंग प्रोसेसिंग मतलब ठंडे प्रशीतन कक्ष या भंडारण कक्ष में जो है रखना चाहिए, तभी आपका दूध जो है सुरक्षित रहेगा छात्रों। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाए। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ मिल्क जो है मतलब उदासीकरण दूध क्या है उसे हम बता रहे हैं आपको कि जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल लवण बनाते हैं उन क्रियाओं को रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री साइंस में जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन जो है कहते हैं छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद दूध कई उपयोगी पदार्थों का मिश्रण है। इसमें वसा, प्रोटीन, चीनी, विटामिन और कई प्रकार की धातुएं होती हैं। ठीक है, तो दूध में हमने पिछली जो है क्लासेज में हमने छात्रों आपको बताया था कि दूध में कई प्रकार के घटक पाए जाते हैं, जो हमने आपको बताया था कि वसा, विटामिन और उसके बाद प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, खनिज जो है, ये सारी चीज़ें जो है घटक आपके दूध में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम मोटे तौर पर अगर दूध को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, तो एक तो वसा वाला भाग जिसे हम वसा कहते हैं और दूसरा वसा रहित पदार्थ जिसे हम SMF कहते हैं। ये भी एक प्रकार का जो है मिल्क होता है छात्रों। ठीक है, जो क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो है इस प्रक्रिया को जो है निकाला जाता है। फिर दूध की क्रीम में फैट दूध के अनुपात में काफ़ी होता है। फिर उसके बाद जो है दूध से क्रिया करने के दो तरीके हैं। एक तो दूध को गर्म करके उसको कुछ समय तक रखने से दूध पर मलाई जो है आ जाती है, मतलब एक परत आ जाता है वसा का। फिर उसके बाद जिसमें वसा की मात्रा दूध के अनुपात से अधिक होती है और यह तरीके बहुत ही कम मात्रा में दूध से वसा अलग कर सकते हैं और इसे तरीके से काफ़ी समय भी लगता है। जो ये प्रक्रिया है छात्रों जो है ये ज़्यादातर आपको गांव में ये प्रक्रिया आपको सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि दूध से वसा को निकालने का ये बहुत ही लंबे टाइम की जो है प्रक्रिया होती है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा तरीका क्रीम स्पेटर से दूध की क्रीम को निकालना। यह एक ऐसी मशीन है जो दूध की वसा का 66% भाग क्रीम के रूप में दूध से अलग कर देता है। अगर आप लोग डेयरी फार्म पे गए होंगे जहां आप लोग दूध देते हैं, मतलब जो है दूध को बेचते हैं जो है, तो वहां पे आप लोग देखते होंगे जो है कि एक गोले आकार का जो है सेपरेटर लगा रहता है, जिसमें दूध को रख कर उसे हाथों से या क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विद्युत से भी जो है आप उसे चलाकर जो है फैट को निकालते हैं कि हमारे दूध में कितना जो है फैट पाया गया है। ठीक है, तो फिर उसके बाद इस मशीन से
दूध को काफ़ी तेज़ी से घुमाया जाता है, जिसके कारण वसा जो एक दूसरे भाग SNF से हल्की होती है, दूध से अलग हो जाती है। यह मशीन बिजली या हाथों से भी जो है चलाई जाती है, आपका जो स्प्रेटर होता है। ठीक है, जो ज़्यादातर जो है आपके डेयरी फार्म में सबसे ज़्यादा जो है इन चीज़ों का वसा फैट को निकालने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्रीम स्प्रेटर से अच्छी तरह से क्रीम कैसे निकालते हैं ये हम आपको बतला रहे हैं कि क्रीम स्प्रेटर का सही रूप से किसी भारी आधार के साथ नट बोल्ट की सहायता से पक्का कर देना चाहिए। मतलब जहाँ पे आप स्प्रेटर लगा रहे हैं उसकी जो नींव है उसे जो है ईंट और क्या कहते हैं बालू और सीमेंट से अच्छे तरीके से बना देना चाहिए, क्योंकि जब उसे आप राउंड देते हैं, आप हाथ से घुमाते हैं तो वो काफ़ी देर तक जो है नाचता रहता है। अगर वो कंपन करता है जो है तो तभी जो है आपका फैट का अच्छे तरीके से जो है मापन हो सकता है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद ताकि जब उसे चलाया जाए तो हिले ना, हिलने से स्प्रेटा दूध में फैट वसा की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, तो उसका बेसमेंट आपको मजबूत रखना पड़ेगा, तभी आपको फैट जो है अच्छे तरीके से जो है मिलेगा। स्प्रेटर का हर हिस्सा साफ जो है सुथरा होना चाहिए और इस्तेमाल के बाद इसको खोलकर अच्छी प्रकार से गर्म पानी से धोना और सुखा लेना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा स्प्रेटर है छात्रों जो है उसे अगर आप फैट को अगर निकाल लेते हैं जो है तो आपको जो है उसमें संयंत्र लगे हुए हैं उसे आप अच्छे तरीके से साफ सुथरे तरीके से रखेंगे, तभी आपको जो है उसमें जो है फैट आपको अच्छे तरीके से जो है माप कर वो देगा यंत्र जो है। ठीक है, फिर उसके बाद स्प्रेटर में दूध डालने से पहले यदि दूध को हल्का गर्म किया जाए तो क्रीम में वसा अधिक मात्रा में निकलेगी जो है छात्रों। ठीक है, क्रीम स्प्रेटर को कम वोल्टेज पर नहीं चलाना चाहिए, कम वोल्टेज से उसकी स्पीड में अंतर आ जाता है और स्प्रेट दूध में अधिक फैट की मात्रा की जो है हानि होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो आपका स्प्रेटर है उसे आप कम जो है विद्युत में जो है उसे न चलाएं, नहीं तो आपका वसा का जो फैट आता है जो है वो एक तरीके से आपको हानि देगा, आपको उस दूध की कीमत भी आपको कम मिलेगी। ठीक है, क्योंकि फैट के अनुसार ही आपको दूध की जो है कीमत लागत लगा के डेयरी फार्म के लोग जो है आपको पैसा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्रीम स्प्रेटर की कुशलता का मापदंड। क्रीम स्प्रेटर कितनी मात्रा में दूध की वसा फैट को क्रीम में परिवर्तित करता है या पता लगाने के निम्नलिखित फार्मूले प्रयोग किए जाते हैं, जो हम बता रहे हैं आपको। प्रतिशत वसा की मात्रा जो क्रीम से प्राप्त हुई है, मतलब जो आपने क्रीम जो है निकाला है उसकी जो है एक तरीके से प्रतिशत जो है वसा का वो आपको। फिर किलोग्राम में क्रीम की मात्रा गुणित किलो वसा 1 किलो की क्रीम में बराबर किलोग्राम में दूध की मात्रा गुणित किलो वसा 1 किलो दूध में जो है। इस फार्मूले के द्वारा जो है आप वसा फैट की गणना आप कर सकते हैं कि आपका फैट कितना आपके दूध में है जो है। फिर उसके बाद दूध का भंडारण और ठंडा करने की जो विधि है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि स्वस्थ गाय से लिया गया दूध निष्फल होता है, लेकिन इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो थन के द्वारा माध्यम से थन नलिका में प्रवेश कर जाते हैं जो है। ठीक है, फिर जो है जब वो थन नलिका में प्रवेश कर जाते हैं तो जो जानवर दूध देता है वो भी जो है एक तरीके से रोग ग्रसित बीमार हो जाता है। तो इस चीज़ से हमें सुरक्षा करना चाहिए, जिससे हमारा दूध देने वाली गाय भैंस जो भी जानवर हैं वो अच्छे तरीके से जो है स्वस्थ रहेंगे, तभी आपको दूध जो है अच्छा जो है प्राप्त होगा छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद
दूध निकालने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें बाहर ढकेल दिया जाता है। बैक्टीरिया की संख्या हर जानवर में अलग अलग होती है, क्योंकि दूध में स्प्रीपिंग की तुलना में अधिक संख्या में बैक्टीरिया होते हैं। दूध गंदगी, बैक्टीरिया और गंध से आसानी से दूषित हो जाता है। दूध बैक्टीरिया के विकास के लिए एक उत्कृष्ट माध्यम से प्रदान करता है, खासकर जब ठीक से ठंडा न किया गया हो आपका दूध जो है, तभी जो है आपको जो है दूध गंदगी, बैक्टीरिया, गंध, ये सारी चीज़ें जो है आपको दूध में पर्याप्त रूप से आपको दूध को जो है खराब करेगी जो है छात्रों। उसके बाद वे रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं जिससे यह स्वादहीन जो है आपका दूध हो जाता है। दूध में रोगजनक बैक्टीरिया भी अच्छी तरह पनप सकते हैं, इसीलिए दूध संक्रमण रोगों के प्रसार के माध्यम के रूप में काम जो है कर सकते हैं। इसीलिए दूध की गुणवत्ता और उत्पादन की स्थिति का आकलन माइक्रोबियल सामग्री के आधार पर किया जाता है। मतलब उसे जो है एक अच्छे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो है आप उस दूध को जो है आप अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं उसमें किस तरीके के जो है बैक्टीरिया आपके दूध में पाए जा रहे हैं। ओके, उसके बाद भंडारण से पहले दूध को संभालना जो है, मतलब चीलिंग, मतलब ठंडा करने से पहले, गर्म करने से पहले जब जो है गाय या भैंस दूध देती हैं तो उस समय दूध को कैसे सुरक्षित रखा जाए कि हमारा दूध कुछ समय के लिए सुरक्षित रहे जो है, तो हम उसको बतला रहे हैं छात्रों जो है कि दूध निकलने के तुरंत बाद दूध घर में ले जाना चाहिए, क्योंकि खलिहान में छोड़े जाने वाले संदूषण भी हो सकता है। फिर दूध को छान कर डिब्बों में डाल देना चाहिए। ठीक है, दूध जो है इस तरीके से आप संरक्षित कर सकते हैं। यदि गायों का दूध सावधानी से दूहा जाता है तो छानने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, होता क्या है कि जहाँ पे जानवर बंधे हुए हैं छात्रों जो है, वहाँ पे कई प्रकार के जो है जैसे खरपतवार आपके हो गए, जो है जानवर चारा खा रहा है उसके भी कुछ पार्ट जो है उनकी जगह गिरे रहते हैं, जो हवा के द्वारा जो है जब आप उस दूध को दोहन करते हैं तो वो जो है बाल्टी में जाके गिर जाते हैं। तो उस प्रक्रिया में आपको दूध को जो है छानना ही पड़ेगा। तो अगर आप दूध को स्वस्थ और साफ तरीके से अगर आप जो है दूह रहे हैं जो है, तो वहाँ दूध को छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद दूध से बैक्टीरिया को बाहर निकालना असंभव हो जाता है। उत्पादन के दौरान दूध में आने वाले बाल, चारे के कण, विस्तार, गंदगी आदि को हटाने के लिए दूध को फिल्टर करना वांछनीय होता है। अगर ये प्रक्रिया अगर वहाँ पे दूध में आपके बाल आ रहे हैं या चारे के कण आ रहे हैं तो आपको जो है दूध को फिल्टर या छानना ज़रूर पड़ेगा, तभी आपका दूध जो है सुरक्षित रहेगा छात्रों। इस उद्देश्य के लिए एकल सर्विस पेड प्रकार की छन्नी का उपयोग जो है किया जाता है। मतलब एक परत की जो छन्नी पाई जाती है उस छन्नी का जो है उस दूध को छानने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद भंडारण से पहले दूध को ठंडा करने की आवश्यकता। कुछ जीवाणुओं के बिना दूध का उत्पादन जो है असंभव है, इसलिए प्रयास यह होना चाहिए कि पहुंच प्राप्त करने से पहले जीवाणुओं की वृद्धि को रोका जाए। यह कच्चे दूध को ठंडा करके प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो आपका कच्चा दूध है छात्रों जो है आप उसे रेफ्रिजरेटर या तो प्रशीतन कक्ष या फ्रिज में जो है आप उस दूध को, कच्चा दूध को अगर आप रखते हैं तब भी जो है आपके बैक्टीरिया जो है उस ठंडे के दौरान जो है वो नष्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद डेयरी फार्म प्रबंधन के जो सिद्धांत होते हैं उसे हम आपको बतला रहे हैं कि यह विशेष रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब उत्पादन और पाश्चुरीकरण के बीच काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है तो लंबी दूरी तक ले जाने से पहले उसे जो है रिले के डिब्बे में जो है ठंडा किया जाता है। फिर बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने के लिए दूध को 4.5 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाना चाहिए और दूध खट्टा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद उष्णकटिबंधीय जलवायु, विशेषकर गर्मियों में दूध को ठंडा करने का विशेष महत्व, इसलिए दूध को 10 अंश सेल्सियस से नीचे जो है ठंडा करना चाहिए। ताज़ा निकला गया दूध लगभग
38 अंश सेल्सियस पर होता है, जो बैक्टीरिया के विकास के लिए अत्यधिक जो है अनुकूल होता है छात्रों। ठीक है। फिर ठंडा करने की जो विधियां होती हैं, जो पहली विधि हमारी है स्वदेशी विधि जो है, ये ज़्यादातर जो है गांव में जो है प्रयोग किया जाता है। गांव से दूध एकत्र करने वाले दूध विक्रेताओं को इस अनुबंध पर लाइसेंस जारी किया जाता है कि वे साइकिल या गाड़ी आदि से परिवहन की अवधि के दौरान दूध को ठंडा करने के लिए दूध के डिब्बे के चारों ओर जो है गीला कपड़ा लगाते हैं या बोरे को लगाते हैं, जिससे दूध का जो है एक तरीके से टेम्परेचर और ठंडा बना रहे जो है, और हमारा दूध जो है खराब ना हो। ठीक है। फिर उसके बाद वैज्ञानिक विधि जो है, इसके जो है किस तरीके जो है दूध को जो है संरक्षित करते हैं। इसके अंतर्गत 4 विधियों का प्रयोग किया जाता है, वो इस प्रकार से हैं। पहला, सतही कूलर या सतही ट्यूबुलर कूलर का उपयोग करते हैं। फिर कैबिनेट कूलर ऊर्ध्वाधर स्थिति में जो है रखकर इसे जो है एक तरीके से सुरक्षित किया जाता है, ठंडा किया जाता है दूध को। प्लेट प्रकार के चीलर किया जाता है, उसमें ठंडा किया जाता है। फिर डबल ट्यूब को कूलर में रखकर जो है ठंडा किया जाता है। इस प्रकार की जो है वैज्ञानिक विधियों के द्वारा जो है दूध को ठंडा करके संरक्षित किया जाता है छात्रों। ठीक है। फिर उसके बाद उपयोग किए जाने विभिन्न प्रशीतन माध्यम इस प्रकार से हैं। ठीक है। जो पाश्चुकरण में जो है ये किया जाता है कि कितने पे दूध हमारा ठंडा गर्म किया जाए, फिर उसे ठंडा किया जाए, जिससे हमारा दूध जो है संरक्षित रहे और सुरक्षित रहे। जो पहला हमारा है, पाश्चुकृत दूध को जो है 15.5 अंश सेल्सियस से 21.1 अंश सेल्सियस तक ठंडा करने के लिए जो है ठंडे पानी में रखना चाहिए। फिर दूध को 3.3 पॉइंट सेल्सियस से 4.3 अंश सेल्सियस मतलब 35 से 40 फ़ारेनहाइट तक ठंडा करने के लिए अमोनियम रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है, जिससे हमारा दूध ठंडा होने पर जो है सुरक्षित रहे। फिर नमकीन घोल दूध का तापमान 3.3 अंश सेल्सियस मतलब 35 अंश फ़ारेनहाइट तक लाने में इसको जो है प्रभावी तरीके से आप दूध को जो है ठंडा करके जो है रख कर दूध को आप संरक्षित कर सकते हैं छात्रों। ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।